Good morning, children. Today we will start our next chapter, chapter number 3, Going for Water. Going for Water is a poem which is written by Robert Frost. It is about the importance of preserving rivers and brooks. The poet says that his brother or sister and himself were not allowed to go out of their house. This poem described their journey through fields until they reached the brook. गोइंग फॉर वाटर पोएम किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रस्ट ने. हु रोट मैनी पोएम्स. जो ये पोएम है किसके बारे में है? रिवर्स एंड ब्रूक्स की प्रिजर्वेशन के बारे में. मीन्स ब्रूक मीन्स अ स्मॉल स्प्रिंग. रिवर्स और ब्रूक्स को प्रिजर्व करके रखना चाहिए. इस पोएम में पोइट ने क्या बताया है कि उसका ब्रदर, सिस्टर और पोइट को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी. तो वो क्या करते हैं? वो एक ब्रूक सर्च करते हैं. मीन्स अ स्मॉल स्प्रिंग ऑफ वाटर. वो सर्च करते हैं और घर से बाहर निकलते हैं. और जब तक ब्रूक सर्च नहीं कर पाते तब तक की जर्नी को इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है. लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट स्टैंजा इज द वेल वॉज ड्राई बिसाइड द डोर and so we went with pail and can across the fields behind the house to seek the brook if still it ran. In this stanza, poet wants to say that a few children who travel across field to fetch water from a brook. The well beside their house was dry. The children took buckets and went outside in search of a brook. इस स्टैंजा में क्या बताया है कि जो पोएट के घर के पास वेल था, इट इज अ वेल. ये देखो पोएम की पिक्चर में वेल दिखाया गया है कि ये वेल था, ड्राई था. एंड सो वी मीन्स पोएट एंड हिज ब्रदर सिस्टर एंड वी वेंट विद पेल. पेल मीन्स buckets and can means plastic cans. तो हम कहाँ चल पड़े? ब्रूक सर्च करने के लिए. क्या क्या लेके गए? बकेट्स एंड प्लास्टिक कैन. अक्रॉस द फील्ड्स बिहाइंड द हाउस. घर के पीछे के जो फील्ड थे, देखो इट इज़ अ हाउस ऑफ पोएट. इसके बिहाइंड पीछे जो फील्ड थे उनको अक्रॉस करके, इसको भी पार करके वो गए. टू सीक मीन्स होता है सर्च करना, टू फाइंड मिलना. टू सीक द ब्रूक मीन्स स्मॉल स्प्रिंग, पानी का छोटा झरना. टू सीक द ब्रूक इफ स्टिल इट रैन. तो वो इस ब्रूक को फाइंड करने के लिए घर से निकले. नेक्स्ट स्टैंजा इज सेकंड स्टैंजा. नॉट लॉथ टू हैव एक्सक्यूज टू गो because the autumn eve was fair, though chill because the fields were ours, and by the brook our woods were there. In this stanza, the poet had the excuse to go the brook because they had no water in the first place. Secondly, the autumn evening was very charming. The brook flowed by the poet's fields and woods. पोइट इसमें क्या कहना चाहता है कि उनको घर से बाहर जाने के लिए क्या मिल गया? एक एक्सक्यूज. कैसा एक्सक्यूज? उन्होंने क्या एक्सक्यूज दिया कि जहाँ पे वो है वहाँ पे पानी नहीं है. और सेकंड एक्सक्यूज क्या था कि जो ऑटम इवनिंग थी, ऑटम इज अ सीजन, ऑटम इवनिंग थी वो कैसी थी? वो बहुत अच्छी इवनिंग थी. एंड द ब्रूक फ्लॉड बाय द पोइट्स फील्ड्स एंड वुड्स. जो ब्रूक था, जो पानी का झरना था, वो पोइट के फील्ड्स और वुड्स के पास से ही फ्लो होता था. लेट अस डू इट्स वर्ड मीनिंग्स. नॉट लॉथ मीन्स ही इज विलिंग. टू हैव एक्सक्यूज टू गो, वो जाना चाहता था क्या करके? एक्सक्यूज देके. बिकॉज द ऑटम ईव मीन्स इवनिंग. जो ऑटम इवनिंग थी वो बहुत अच्छी थी. दैट वॉज चार्मिंग. दो चिल because the fields were ours and by the brook
आर वुड्स वर देयर। वो फील्ड्स में क्यों जाना चाहते थे? वो कहते थे कि जो ब्रूक है, जो पानी का झरना है, वो उनके वुड्स और फील्ड्स के पास से ही गुजरता है। क्लियर? नेक्स्ट इज थर्ड स्टैंजा। वी रैन एज इफ टू मीट द मून दैट स्लोली dawned behind the trees, the barren bogs, without the leaves, without the birds, without the breeze. Dawned means, it means a rose, R-O-S-E, not rose flower. It is a rose means it is a view before rising sun. sun से निकलने का जो टाइम होता है इसको बोलो dawn, and its opposite word is dusk. That slowly dawned behind the trees, the barren daws. Barren is used for empty, and boughs is used for branches. Without the leaves, without the birds, without the breeze. In the third stanza, all ran across the field in such a hurry that it appeared that they were running to meet the moon as it emerged or as it rose. The every moon came out very slowly, and their branches were without leaves. All the birds had flown away. Nature had gone terrible silent. We denotes, we क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ? पोएट, हिज ब्रदर एंड सिस्टर. वो इकट्ठे होके वी रैन, हम इकट्ठे चले गए. एज इफ, जैसे कि हमने किससे मिलना हो? मून से. दैट स्लोली डॉन बिहाइंड द ट्रीज, और जो मून था वो भी स्लोली इमर्ज हो रहा था, निकल रहा था. द बैरन बाउज, it is pronunciated as boughs. The barren boughs without the trees, जो खाली ब्रांचेस थी, बिना पत्ते की थी, वो भी बिना पत्तों की ब्रांचेस थी, और बर्ड्स भी नहीं थे वहाँ. एंड विदाउट द ब्रीज, और ब्रीज भी नहीं थी. मीन्स चारों तरफ क्या था? साइलेंस. और नेचर कैसी हो चुकी थी कि बहुत ज़्यादा चुप्पी वाली नेचर हो चुकी थी. सब कुछ क्या था? शांत. But once within the wood we paused, like gnomes that hid us from the moon, ready to run to hiding new, with laughter when she found us soon. Paused means stop, rukna. Paused means stop. Like gnomes. Gnomes, it is pronunciated as gnomes. G is silent here. Like gnomes. Gnomes means fairy creatures. Gnomes means fairy creatures. In the fourth stanza, the children stopped among the trees near the brook. जो बच्चे थे वो कहाँ रुक गए? ब्रूक के पास. Like gnomes that hid us from the moon, the poet compares the hiding of the children with gnomes. Poet बच्चों के छुपने को किससे कंपेयर कर रहा है? नॉम से. नॉम क्या होते हैं? फेयरी क्रिएचर. जैसे ड्वार्फ बोलते हैं नॉम्स को, जैसे ड्वार्फ मीन्स बौना. द पोइट कंपेयर्स हाइडिंग ऑफ अ चाइल्ड विद नॉम्स दैट हाइड द अर्थ फ्रॉम द मून. पोइट चाइल्ड के छुपने को नॉम से कंपेयर कर रहा है. रेडी टू रन टू हाइडिंग न्यू विद लाफ्टर व्हेन शी फाउंड अस सून. द चिल्ड्रन were ready to hide from the moon. के बच्चे रेडी थे छुपने के लिए. नेक्स्ट stanza. Each laid on other's staying hand to listen ere we dared to look, and in the hush we joined to make. We heard, we knew, we heard the brook. Ere means before, and in this stanza there is only one word. The poet wants to say that when they heard the brook, they paused. जब उन्होंने means poet, his brother and sister, जब उन्होंने ब्रूक की आवाज़ सुनी, झरने की आवाज़ सुनी, they paused. वो क्या गए? रुक गए. And hold each other's hand. तो उन्होंने क्या किया? Staying hand means उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए. As if it cautioned the other as to not to make a sound. जैसे हम किसी चीज़ के सामने आने से पहले, जैसे
जैसे हमें डर लगता है तो हम सभी इकट्ठे हाथ पकड़ लेते हैं तो एक दूसरे को रोकते हैं। टू नॉट टू मेक एनी साउंड, के कोई भी आवाज ना करना। इन द साइलेंस ऑफ एवरी दे कुड हियर द साउंड ऑफ द ब्रूक, तो वो सभी शांत हो गए थे। जैसे पिछले स्टैंजा में हमने बताया, थर्ड स्टैंजा में जो ट्री थे वो लीव्स के बिना थे, नहीं तो जब हवा चलती है तो क्या लीव्स की आवाज आती है, तो बर्ड्स भी नहीं थे वहाँ, तो ब्रीज भी नहीं थी, हवा भी नहीं थी, तो चारों तरफ क्या था, शांति। तो ऐसे साइलेंसफुल एनवायरनमेंट में दे कैन हियर द साउंड ऑफ ब्रूक, वो ब्रूक की साउंड सुन सकते थे। दे कुड हेयर द साउंड ऑफ ब्रूक, द टिंकलिंग साउंड ऑफ रनिंग वाटर, तो वो किसकी आवाज सुन सकते थे, पानी की। इन द हश वी ज्वाइन टू मेक वी हर्ड वी न्यू वी हर्ड द ब्रूक, द पोइट बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड, जैसे बच्चे करते हैं ना कि हमें आवाज सुनिए आप चुप कर जाओ, वैसे इन द सेम सेंस चाइल्ड इज रिएक्टिंग। लास्ट stanza is a note as from a single place, a slender tinkling fall that made now drops that flaunted on the pool like pearls and now a silver blade. In the last stanza, poet paints a beautiful picture of pearl-like water drops and glimmer on the pool in the bright moonlight, which in turn makes a splendor brook look like a splendor blade. They found water at last. Here, note means a musical sound, a note as from a single place, कि उस प्लेस में सिर्फ एक ही ब्रूक था, एक ही झरना था और वहाँ उसकी वो आवाज को सुन सकते थे। A slender tinkling fall that made, slender means thin, tinkling होती है आवाज, जैसे पानी की आवाज होती है, तो वो पतली सी आवाज आ रही थी। Slender means thin. Very thin voice was coming from that brook. Now drops that flaunted on the pool. तो इसमें पोइट ने क्या किया, जो वाटर की ड्रॉप्स हैं उनको भी एक्सप्लेन किया लाइक अ पर्ल। नाउ ड्रॉप्स दैट फ्लॉन्टेड ऑन द पूल लाइक पर्ल्स, पर्ल्स की तरह उसको एक्सप्लेन किया। एंड नाउ अ सिल्वर ब्लेड एंड ग्लिमर ऑन द पूल इन द ब्राइट मूनलाइट, तो ब्राइट मूनलाइट में, मून की लाइट में पानी की जो शाइन है उसको पोइट ने स्प्लेंडर ब्रूक लुक लाइक अ सिल्वर ब्लेड, तो उसको पोइट ने सिल्वर ब्लेड की तरह एक्सप्लेन किया है जिसमें से शाइन आती है। क्लियर? इट इज आवर पोएम गोइंग फॉर वाटर। लेट अस रिवाइज इट्स डिफिकल्ट वर्ड्स अगेन। Pail means buckets, can means plastic cans, seek means found, brook means a little spring, not loth means he's willing, evening, dawn means rose, rose, barren means empty, boughs means branches, paused means stopped, norms means fairy creatures, staying means to stay, air means before, note means musical sound, slender means thin, and tinkling means a different sound coming from water. So try to read this poem with its meaning and learn meaning of its difficult words. Thank you.